One is power in circuit. पावर इन एन एसी सर्किट इस साल बोर्ड एग्जाम का शॉर्ट क्वेश्चंस जिनको हम बोलते हैं वो था कि आना ही है, तो इस साल एग्जाम नहीं हुए तो आपको आएगा ही है पावर इन एन एसी सर्किट। पावर होता है क्या? इलेक्ट्रिक पावर इज, अगर मेरे को एवरेज पावर निकालनी है, एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय एन एसी सर्किट, तो कैसे निकालेंगे? सर आपकी आवाज शुरू में कट रही थी तो सुना नहीं। एवरेज पावर निकालनी है अगर एसी सर्किट की, तो कैसे निकालेंगे? रेट ऑफ वर्क डन। रेट ऑफ वर्क डन, तो बेसिकली वर्क अपॉन टाइम, कि अगर मेरे को फुल साइकिल के लिए निकालनी है तो मैं कर सकता हूँ टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। जनरल करना है मेरे को, तो अगर मैं आई को लेता हूँ आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो मैं ईएमएफ को क्या लूं? अगर मेरे को जनरल डेरिवेशन करनी है, किसी पर्टिकुलर सर्किट के लिए नहीं करनी, बिकॉज अगर मैं कहता कि रेजिस्टिव सर्किट के लिए है तो मैं उसको ले सकता था कि आई इज आई नॉट साइन ओमेगा टी और ई को ई नॉट साइन ओमेगा टी की इन फेज। इंडक्टिव या कैपेसिटिव होते तो मैं फेज डिफरेंस पाई बाय 2 का ले लेता। बट अगर मेरे को जनरल करना है, वैसे आई इज आई नॉट साइन ओमेगा टी, देन ईएमएफ कैन बी रिटन एज ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। If phi is the phase difference, it can have positive and negative values both. तो जनरल अगर हम करें तो हम कह सकते हैं कि अगर ई नॉट को हम लेते हैं, या आई को मैं लेता हूं कि आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो फॉर एनी एसी सर्किट आई कैन से ईएमएफ इज ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी का करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में, जिसमें करंट और वोल्टेज और टाइम में कुछ रिलेशन हो? यहाँ तो आपने पढ़ा था आई स्क्वायर बाय आर टी या वी स्क्वायर बाय आर टी, यहाँ एक पढ़ा था वी आई टी। 3 वे में पढ़ा था ना। तो अगर एसी सर्किट है जहां पे करंट और ईएमएफ वेरिएबल है, तो मैं एवरेज पावर को ऐसे लिख सकता हूँ कि इट्स टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कैन बी फुल साइकिल के लिए निकालेंगे तो लिमिट 0 से टी, यही एवरेज पावर होगी। ई एंड आई आर द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, मैं इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट भी कर सकता हूँ। अब बेसिकली यहाँ पे फिजिक्स पार्ट तो खत्म हो गया, इसको बस इंटीग्रेट ही करना है इस रिलेशन को। तो नॉन मेडिकल वाले तो इसके आगे खुद भी सारा कर सकते थे, तो मेडिकल वालों के लिए मैं एक मेथड कर दूंगा जिससे इसको आपने सॉल्व करना है, बट अदरवाइज दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज पावर। अब एग्जाम में वो क्या करेंगे, वो स्पेसिफिक पूछेंगे कि एक सेट में जैसे पूछ लिया फाइंड एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एन प्योरली इंडक्टिव सर्किट। प्योरली इंडक्टिव सर्किट होगा तो अगर मैं आई को लिखता हूँ आई नॉट साइन ओमेगा टी, ईएमएफ विल बी E naught sin of omega t plus pi by 2. प्लस पाई बाय 2। कैपेसिटिव होता तो ई नॉट साइन ओमेगा टी minus pi by माइनस पाई बाय 2। और अगर वो जनरल कुछ भी दे दे कि करंट एंड ईएमएफ हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 4, तो हम पाई की वैल्यू पाई बाय 4 पुट कर देंगे। तो हम जो यहाँ पे करेंगे, हम एक जनरल रिलेशन ड्राइव कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ फाई। तो यहाँ तो आप ये कर सकते हो कि वो जनरल रिलेशन ड्राइव करके लास्ट में फाई की वैल्यू पुट कर दो, या शुरू में ही अगर आपको आती है डेरिवेशन तो आप शुरू में ही फाई की वैल्यू, नॉन मेडिकल वालों को तो मैं यही कहता हूँ कि आप शुरू में ही फाई की वैल्यू पुट करके सॉल्व करना, बिकॉज उनको इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आती होगी। मेडिकल वालों को यह है कि अलग अलग 2 या 3 या 4 डेरिवेशन याद रखने की जगह एक डेरिवेशन याद रख लो, लास्ट में फाई की वैल्यू पुट कर देना। So you can rate average power in an AC circuit. Average power in an AC circuit. Average power in an AC circuit. So you can rate average power. Average power in an AC circuit is the ratio of average power in an AC circuit is the ratio of electrical energy consumed
is the ratio of electrical energy consumed to the time in which that energy is consumed, to the time in which that energy is consumed. In general, in general, in general, if current and EMF have a phase difference of phi, if current and EMF have a phase difference of phi, the instantaneous value, the instantaneous value of current and EMF, instantaneous value of current and EMF is given by, so ये दोनों values लिख लो. Instantaneous value of current and EMF is given by the average power consumed in one full cycle of AC. अगर मैं वैल्यूज पुट कर दूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, E naught I naught by T I can write in this form. नॉन मेडिकल वाले खुद से सॉल्व कर सकते हो, आपको जो मेथड ठीक लगता है इसको ओपन कर सकते हो. साइन ओमेगा डी कॉस फाई या सी डी फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप. मैं ए बी से सॉल्व कर रहा हूँ. इसके बाद अगर आप ऑन सॉल्विंग में लिख दोगे, वैसे तो इस स्टेप के बाद भी ऑन सॉल्विंग में सीधा रिजल्ट लिख दूं तो बोर्ड में मार्क्स नहीं कटते, बिकॉज इन स्टेप्स के नंबर नहीं होते जहां पे इंटीग्रेशन किया हमने. कॉस फाई कांस्टेंट है, यहाँ पे साइन फाई कांस्टेंट है, मैथ्स की प्रॉपर्टी साइन या कॉस फुल साइकिल के लिए इंटीग्रेशन विल ऑलवेज बी जीरो. So you get P averages.
You can write. E naught by root 2 is RMS value of RMS values. So ERMS, IRMS into cos phi. Cos phi is called power vector of circuit. excuse me हाँ जी, सर आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हो स्ट्रेन पड़ रहा है मैं कर देता हूँ. नंबर नोट कर देना. नाइन सेवन एट सेवन फाइव फोर. 978754. कर दिया नोट. मेरे को रिपीट कर दो. 978754. जिसको ठीक से दिख रहा है वो चार्ट में डाल दे, सब लोग देख लेंगे. 978754. ऊपर वाला नोट किया हुआ, नीचे करने की तो नहीं जरूरत. कर दो. कि अगर मेरे पास टोटल इंडक्टिव या कैपेसिटिव सर्किट है तो फाई की वैल्यू, इंडक्टिव या कैपेसिटिव सर्किट है तो फाई विल बी पाई बाय 2. अगर मैं फाई की वैल्यू पाई बाय 2 करूं तो पावर, एवरेज पावर विल बी 0. For purely inductive or capacitive. P average will be 0. For resistive circuit, phi is 0. That means ERMS, IRMS or E naught I naught by 2. LCR सर्किट में या कोई भी सर्किट है, बेसिकली cos phi की वैल्यू क्या हो गया है, किसी में पावर फैक्टर निकालना आ जाए जनरल. हमने कल tan phi की वैल्यू क्या लिखी थी, याद है? XL minus XC by R. XL minus XC by R. तो वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, ये XL minus XC और ये R. तो दिस वुड बी Z. तो cos phi will be R by Z. मतलब जो पावर फैक्टर होगा that will always be equals to R by Z. मतलब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए Z कितना हो जाता है? अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो XL और XC 0, Z is equal to R, तो पावर फैक्टर इज 1. और यही प्रॉपर्टी है जो चोक कॉइल में यूज होती है. चोक कॉइल इज अ प्योरली इंडक्टिव कॉइल. प्योरली इंडक्टिव कॉइल तो उसमें पावर फैक्टर जो है दैट इज 0. तो इट कैन कंट्रोल द करंट विदाउट कंज्यूमिंग पावर. एनर्जी लॉसेस नेग्लिजिबल लेते हैं हम या 0 लेते हैं अगर हमारे पास इंडक्टिव कॉइल हो तो.
नेक्स्ट इज ये कर लिया नोट सबने? इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है डेरिवेशन। वो सिर्फ इसलिए कि एक तो ये सेट में अलग अलग केस दे सकते हैं, सो ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन। नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, किस काम आता है? ट्रांसफॉर्मर क्या होता है पहले? इट्स डिवाइस फॉर Step down or stepping up. स्टेप अप और स्टेप डाउन द Voltage. वोल्टेज और करंट। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज बढ़ाता है या करंट बढ़ाता है? वोल्टेज वोल्टेज। तो करंट बढ़ाएगा या करंट कम करेगा, या करंट को कुछ नहीं करता? बढ़ाएगा। वोल्टेज बढ़ाएगा तो करंट को कम करेगा, कम करेगा सर resistance. बिकॉज वी कैनॉट यूज V इज इक्वल वाई आर। वो नहीं है यहाँ पे कंसेप्ट। बेसिकली यहाँ पे कंसेप्ट है कि पावर इज इक्वल वी आई। ट्रांसफॉर्मर इज नॉट अ डिवाइस जो पावर बढ़ा सकता है। तो पावर तो कांस्टेंट है, मतलब V इंटू आई का प्रोडक्ट तो कांस्टेंट है। तो अगर आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, करस्पॉन्डिंग करंट जो है वो कम होती जाएगी। तो आप वोल्टेज को अगर 10 टाइम्स बढ़ा देते हो तो सर्किट में करंट 10 टाइम्स कम हो जाएगी। यूज कहाँ होता है ट्रांसफॉर्मर? घर में यूज हो रहा है कहीं ट्रांसफॉर्मर? Stabilizers में. स्टेबलाइजर्स में। ओके, स्टेबलाइजर आपके घर में अब दो तरह के हो सकते हैं। एसी के साथ जो लगे हैं अब दो तरह के, बिकॉज आप उनको उठा के देखना कभी। इट्स वेरी हैवी। वेरी हैवी मतलब say 8 to 10 kgs, then it's a transformer inside it, and copper transformer हम कहते हैं, they are more efficient. But transformers कई बारी आजकल इलेक्ट्रॉनिक भी आने लगे हैं which don't use this phenomena, they use the electronic circuits. जैसे आपके मोबाइल के चार्जर्स में they are electronically decreasing the voltage rather than electrically, semiconductors के through, because जो बैटरी चार्ज करते हो आप फोन की, that don't get charged at 220 volt. It gets charged at much smaller voltages. आपके म्यूजिक सिस्टम्स के अंदर लगा हो सकता है ट्रांसफॉर्मर। पुराने सीआरटी टीवीज में लगता था। सीआरटी टीवीज कौन से होते थे? आजकल आपके घर में एलईडीज लगे होंगे। तो सीआरटी टीवी कौन से होते थे? कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब, जो मतलब थिन नहीं होते थे, बहुत मोटे से टीवी, बड़े से टीवी। सो कैथोड रे ट्यूब, जिसमें पिक्चर ट्यूब लगी होती थी। पिक्चर ट्यूब लगी होती थी तो पिक्चर ट्यूब जनरली ऑपरेट्स एट हाई वोल्टेजेस। तो हाई वोल्टेजेस जैसे 11,000 वोल्ट पे मान लो ऑपरेट होनी है, तो घर में तो 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, तो ट्रांसफॉर्मर लगा होता था वोल्टेज को स्टेप अप करने के लिए। तो ट्रांसफॉर्मर्स मेनली अब जो यूज हमने जिस बेस पे पढ़ना है, दैट इज इन ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन। नॉर्मली जब डैम में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, बाय द टाइम इट रीचेज योर होम, से मान लो भाखड़ा डैम में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, जब तक वो आपके घर तक आएगी, इवन इफ वी यूज वेरी एफिशिएंट सर्किट्स and we neglect the transmission losses due to theft, still there is around 40% energy wastage, power wastage you can say, कि डैम में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं आपके घर तक आते आते हैं, सिटीज तक आते आते 40% एनर्जी लॉस रास्ते में ही हो जाता है, बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन केबल्स। कि जो ट्रांसमिशन केबल्स उन्होंने लगाई हैं उनमें जब करंट फ्लो होगी तो हीट जनरेट होगी, so that results in energy losses. तो ट्रांसमिशन केबल में हीट एनर्जी लॉस का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? I square RT. आई स्क्वायर आर। तो अगर मैं आई को कम कर दूं तो एनर्जी लॉसेस कम हो जाएंगे। तो व्हाट दे डू इज दे यूज अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एट द डैम, कि डैम पे वोल्टेज को बढ़ा देते हैं वो से अप टू 1,32,000 वोल्ट। दैट्स व्हाट भाखड़ा डज। मतलब हर डैम का अपना हो सकता है,
पर जलंधर में जो सप्लाई लाइन आ रही है भाखड़ा से, दैट्स एट 1,32,000 वोल्ट, 132 केवी की लाइन है, 132 केवी की लाइन है, और वोल्टेज को बढ़ाया तो करंट कम होगी, करंट कम होगी तो हीट एनर्जी लॉसेस कम हो गए। तो पहले स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा डैम पे, उसने वोल्टेज को बढ़ाया, आपकी सिटीज तक सप्लाई होगी। देन केम द रोल ऑफ सब स्टेशंस। सब स्टेशन होते हैं कि डैम से जो मेन पावर लाइन आ रही है वो एक पर्टिकुलर जगह तक आएगी, सिटी के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सब स्टेशन तक, जहां पे उस 132 केवी लाइन को वोल्टेज को कम करके 2200 वोल्ट कर दिया जाएगा। सो 2200 वोल्ट पे आउट, मतलब उस सब स्टेशन में जो ट्रांसफार्मर लगा होगा उसकी इनपुट वोल्टेज अगर 132 केवी है तो जो आउटपुट है दैट इज 2200। फिर उस वोल्टेज को 2200 वोल्ट पे सप्लाई करेंगे अप टू योर स्ट्रीट, जो भी आपकी लेन है, वहां पे दोबारा से एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होगा जो 2200 को 220 में चेंज कर देगा। तो पहले स्टेप अप किया आपने डैम पे, फिर 2 स्टेप्स में स्टेप डाउन किया बिफोर इट सप्लाई टू योर होम। तो इससे ये हुआ कि सिटी तक एनर्जी लॉस कम हो गए, सिटी से फिर आपकी स्ट्रीट तक एनर्जी लॉस होगा तो बहुत ज्यादा नहीं होगा। सो हमने 10 टाइम्स वोल्टेज को रखा हुआ है, करंट 10 टाइम्स कम की हुई है, एनर्जी लॉसेस करस्पॉन्डिंगली कम है। फिर आपकी स्ट्रीट में आके एक्चुअल में 220 पे किया, फिर आपको सप्लाई किया। वाई दे डोंट सप्लाई एट 2200 और उसी पे ही सारी डिवाइसेस बनती, उसको 220 पे क्यों कर दिया है? जिस भी वोल्टेज पे, जैसे यूएस है तो 110 वोल्ट है, तो वो हाई वोल्टेज क्यों नहीं सप्लाई कर देते? बिकॉज हाई वोल्टेज कर रहे होते तो डिवाइसेस भी उसी के अकॉर्डिंगली बनी होती है आपकी, कि अगर वो 2200 वोल्ट सप्लाई कर रहे होते आपकी डिवाइस भी 2200 वोल्ट वाली होती। तो वाई दे डू, एंड वाई दे डू इन 2 स्टेप्स? 132 किलो वोल्ट से सीधा 220 पे क्यों नहीं डिक्रीज करते? अगर वो इतना कम कर सकते हैं 132 से 2200 तक सीधा, why don't they do up to 220? सब पे हर एक ट्रांसमिशन केबल देखी है सबने? ट्रांसमिशन केबल हाँ जी। जिससे डैम से आपके सिटी सब स्टेशन तक लाइट आती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। अगर आप उस सप्लाई लाइन को देखोगे, इट्स ऑन वेरी हाई टॉवर्स, मतलब बहुत बड़े बड़े खंबे लगते हैं उसके लिए, नॉर्मल पोल्स पे नहीं आती। अब उसका रीजन क्या है? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड पता होगा अगर आवाज नहीं सुनी मेरे को, मतलब कोई और बताए। मैग्नेटिक सर उसके हम मैग्नेट बहुत ज्यादा होगा, अगर कुछ चीज रखोगे मैग्नेट की वो अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, तो उसको ऊपर रखना पड़ेगा। अट्रैक्ट कर लेगा मतलब आप पावर लाइन की तरफ ऊपर चले जाओगे? नहीं, बिकॉज हाई पोटेंशियल इन द वायर्स makes the air around it conducting, हाँ so जी। you can get electric shocks even going near that wire, टच करने की भी नहीं जरूरत, उसके आसपास की एयर कंडक्टिंग हो जाती है, तो इसलिए उसको हाइट पे लगाया जाता है वायर्स को, so that it doesn't cause harm to person near it। तो उसकी हाइट थोड़ी ज्यादा रखी होती है, एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा कॉस्ट भी है। अभी एक मेन ट्रांसफार्मर लगा है जो 132 केवी को 2200 पे कर रहा है। अगर कभी सिटी सब स्टेशन में जाके देखोगे, इट्स अ ह्यूज ट्रांसफार्मर, बहुत बड़ा होता है साइज में भी, एंड इफेक्टिवली उसकी कॉस्ट भी उतनी ज्यादा होती है। तो वो हर गली में नहीं लग सकता, बिकॉज एक तो पिलर्स भी बड़े लगाने पड़ेंगे, फिर ट्रांसफार्मर बड़े बड़े लगाने पड़ेंगे। तो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है कि एक बार ही कम कर दो, फिर छोटे ट्रांसफार्मर से 10 टाइम्स कम करो, 2200 से 220 तक। एक तो वो सेफ्टी इशू भी खत्म हो जाएगा, 2200 पे सराउंडिंग एयर जो है वो कंडक्टिंग नहीं होगी, और जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी ट्रांसफार्मर लगाने की, बिकॉज बड़े ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल भी नहीं होते, बिकॉज महंगे होते हैं। इफ़ यू रिमेंबर, आज से आप शायद नहीं, आपको नहीं याद होगा, व्हेन यू वर इन आई थिंक 6th और 7th में हो गए आप, जब एक बार जलंधर में इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हुआ था, दैट वाज एट द सब स्टेशन लेवल। नॉर्मली जो इलेक्ट्रिसिटी फेलियर होता है दैट्स एट द ट्रांसफार्मर लेवल इन योर लेन, बट अगर सब स्टेशन लेवल पे फेलियर हो, मतलब दैट ट्रांसफार्मर गॉट बर्न्ड,
कि वो खराब हो गया ट्रांसफार्मर जो सब स्टेशन पे लगा था। अब नॉर्मल ट्रांसफार्मर जो होते हैं जो आपकी लेन में लगे हैं वो हर सिटी के अंदर, जैसे जलंधर है तो हर सिटी के अंदर उन्होंने एक स्टोरेज जगह बनाई होती है जहाँ पे वो पड़े रहते हैं 10, 11, 12 नए वाले, कि अगर कहीं का भी खराब होगा वहां से उठा के उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। बट जब बड़ा सबस्टेशन का ट्रांसफार्मर खराब होता है तो दैट्स नॉट इजीली अवेलेबल, वो हैदराबाद से आता। तो हैदराबाद से आना था, फिर उसको इंस्टॉलेशन में भी उतना टाइम लगना था। तो देयर वाज हाफ ऑफ जलंधर जहाँ पे 2 दिन तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी पूरे जलंधर में, बिकॉज सबस्टेशन का ट्रांसफार्मर जल गया था। एंड वो 2 दिन में भी इसलिए आई थी बिकॉज कैंट एरिया में लाइट गई थी। तो एयरफोर्स वालों ने एयरलिफ्ट किया था वहां से, कि रादर देन कि वो ट्रक से आता तो मेरे को लगता है 1 हफ्ता लाइट नहीं आनी थी। तो एयरफोर्स वालों ने एयरलिफ्ट किया था, हैदराबाद से ट्रांसफार्मर आया था ट्रांसपोर्ट प्लेन में। तो ट्रांसपोर्ट प्लेन में आया तो 2 दिन में लाइट आ गई। अगर वो बाय रोड आ रहा होता तो इट वुड हैव टेकन लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज उसके लिए ट्रक भी स्पेशल साइज के चाहिए होते हैं जिनमें वो आ सकता है। सो दैट्स हाउ द वोल्टेज इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। अब इसका कंसेप्ट क्या होता है कि ये तो हो गया कि यूज कैसे होना है इसको, मतलब ये क्वेश्चन यही आता है, हाउ ट्रांसफार्मर आर यूज्ड इन पावर ट्रांसमिशन। तो पावर ट्रांसमिशन में पहले स्टेप अप फिर स्टेप डाउन। अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल होता है विसे, अगर सिर्फ यही है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, विसे इट्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल क्या था कि whenever current through one coil या primary coil changes, corresponding EMF is induced in secondary coil। सिंबल इसका जो बनाते हैं और जो एक्चुअल में ट्रांसफार्मर होता है वो डिफरेंट होता है। इसका सिंबल हम इस तरह से शो कर देते हैं ट्रांसफार्मर का, जब ये नॉर्मल सिंबल है कि 2 कॉइल्स हैं। अगेन ब्राइटनेस ज्यादा लग रही है मेरे को इसकी, दिख रहा है या नहीं दिख रहा? ब्रॉडकास्ट पे देखते ब्रॉडकास्ट में दिख रहा है। ब्रॉडकास्ट दिख रहा है। मैं इसको फिर भी थोड़ा सा वो कर देता हूँ डार्क। क्लियरली दिख रहा है आप सबको ये? सो ये इसका बेसिकली सिंबल होता है। दिस इज नॉट हाउ द ट्रांसफॉर्मर्स आर मेड। कि ये इसकी प्राइमरी कॉइल है, इसमें हमने नंबर ऑफ टर्न्स जैसे 3 शो किए हैं, इधर 4 शो कर दिए। ट्रांसफॉर्मर जब भी बनेगा टर्न्स डिफरेंट होते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी में अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को सेम रखोगे तो वो ना तो स्टेप अप कर पाएगा ना स्टेप डाउन कर पाएगा, बिकॉज इसका जो कंसेप्ट होता है दैट इज फ्लक्स लिंकेज को हम एज्यूम करते हैं 100%। 100% फ्लक्स लिंकेज का मतलब क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्राइमरी की हैं वो सारी की सारी सेकेंडरी में से भी पास कर रही हैं, ऑल्दो प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल, बट वी एज्यूम कि देयर इज अ 100% फ्लक्स लिंकेज। अगर प्राइमरी की सारी फील्ड लाइन सेकेंडरी में से पास करें तो फ्लक्स थ्रू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेम होगा या फ्लक्स पर यूनिट टर्न सेम होगा? फ्लक्स पर यूनिट टर्न फ्लक्स पर यूनिट टर्न सेम होगा। तो अगर मेरे को ईएमएफ इंड्यूस्ड लिखनी है सेकेंडरी कॉइल में, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल अगर प्राइमरी में मैं लिखता हूं इट्स माइनस एनपी इंटू डी फाई पी बाई डी टी। सेकेंडरी में आई कैन राइट इट्स माइनस एनएस। ये दोनों वैल्यू सेम ले रहे हैं डी फाई बाई डी टी की, मतलब दैट्स फ्लक्स थ्रू वन टर्न। फ्लक्स थ्रू वन टर्न सेम है तो यू कैन से ES अपॉन EP विल बी इक्वल्स टू, ये बेसिकली ट्रांसफार्मर का कंसेप्ट हो गया कि अगर मेरे को सेकेंडरी में वोल्टेज ज्यादा चाहिए तो नंबर ऑफ टर्न ज्यादा रखूं या कम, बिकॉज EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल ये जो आ रही है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी। तो अगर आप सेकेंडरी में टर्न्स ज्यादा रखोगे, इसको हम बोल देते हैं दिस इज कॉल्ड टर्न्स रेशियो। अगर टर्न्स रेशियो ग्रेटर देन 1 है we can say ES upon EP is also greater than 1 and EMF in secondary coil will be more than EMF in primary coil। तो आपने वोल्टेज को बढ़ा दिया। अगर हमने assume किया there are no energy losses तो input power and output power should be same। That means input power is
EMF in primary into current in primary, EMF in secondary into current in secondary. This implies that ES upon EP will be equals to IP by IS, and this is NS by NP. इस पे बेस्ड फॉर्मूला आएंगे, बट दीज फॉर्मूलाज आर टू बी यूज्ड इफ इट्स गिवन दैट देयर इज 100% एफिशिएंसी. 100% नॉर्मली होती नहीं है. सो अगर आप वोल्टेज को बढ़ाते हो, अगर टर्न्स रेशियो ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब IPIS से ज्यादा है कि आप प्राइमरी से सेकेंडरी में गए, वोल्टेज तो बढ़ा ली, करस्पॉन्डिंगली करंट को हमने कम कर दिया. इसमें एक तो ये आता है कि इसका प्रिंसिपल बता दो क्या है, कि टर्न्स रेशियो के साथ कैसे वोल्टेज बढ़े या कम हो सकती है. एक क्वेश्चन आता है इसमें एनर्जी लॉस कौन से हो सकते हैं. हम जो ये तो सिंबल है, एक्चुअल में जो ट्रांसफॉर्मर बनता है इट्स कोएक्सियल वाइंडिंग. कोएक्सियल वाइंडिंग मींस प्राइमरी एंड सेकेंडरी है कोएक्सियली माउंटेड ओवर अ सॉफ्ट आयरन कोर. इसमें और कौन कौन सा एनर्जी लॉस हो सकता है. हीट एक तो ये फ्लक्स लॉस हो गया. Flux loss मतलब all the magnetic field lines of primary may not pass through secondary, so that results in flux loss, and that decreases the efficiency from 100%. और इसमें energy loss कौन सा हो सकता है. सर हीट का हो सकता है कि मतलब वायर की रेजिस्टेंस तो होगी कुछ ना कुछ. मतलब स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं. कॉपर लॉसेस. कॉपर लॉसेस को हम कहते हैं हीट जनरेटेड इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर, कि जब इनमें करंट फ्लो करेगी प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में, इट रिजल्ट्स इन हीट जनरेशन. So that results in heat energy losses in the transformer. Copper losses तो उसको आप कभी भी जीरो नहीं कर सकते because you can't have superconducting coils. So energy losses there because of heat generated. Iron losses. Iron losses are because of heat generated in the soft iron core. Soft iron core में heat क्यों generate हो रही है? एडी करंट्स. Eddy currents. Because flux change कर रहा है, AC use कर रहे हैं हम. Flux through the soft iron core, the number of feed lines which pass through the soft iron core, they are changing. So अगर number of feed lines change करेंगे, that results in eddy currents, induced EMF in the soft iron core and eddy currents. उसको हमने कम कैसे किया था? by using दो method. क्या बताए थे? Soft iron core can be formed by joining number of thin sheets together using insulating paste. और दूसरा cuts. तो इसमें normally हम sheets को join करके बनाते हैं. ट्रांसफार्मर जब बनाना होता है बीच में इंसुलेटिंग पेस्ट लगा देते हैं, सो दैट लार्ज एडी करंट्स कैन नॉट फ्लो इन द कोर, एंड एडी करंट लॉसेस आर रिड्यूस्ड बट दे आर नॉट जीरो. एडी करंट लॉसेस आर देयर. और कोई लॉस? अच्छा मेरे को ये बताओ, जो सॉफ्ट आयरन कोर है इसमें से जो फीड लाइंस पास कर रही हैं, अगर एसी फ्लो करेगी उसकी डायरेक्शन सेम होगी या डिफरेंट? हर हाफ साइकिल के बाद डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. सॉफ्ट आयरन कोर फेरोमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? फेरो. मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूंगा तो जो आयरन के एटम्स हैं दे एक्ट एज डाइपोल्स. तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होगा उन डाइपोल्स का? दे ट्राई टू अलाइन. तो हाफ साइकिल के बाद जब डायरेक्शन बदल जाएगी तो hysteresis losses. hysteresis losses will be very good. So hysteresis loss आ जाएगा इसमें because of continuous magnetization and demagnetization of the core, and that hysteresis loss is less for soft iron as compared to other ferromagnetic material. That's why we are using the soft iron core. कि ferromagnetic properties तो हैं but उसमें hysteresis में एनर्जी लॉस किस पे डिपेंडेंट था? हिस्टेरेसिस में एनर्जी लॉस वाज डिपेंडेंट ऑन एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप. सो सॉफ्ट आयरन कोर का एरिया कम होता है, इसलिए हिस्टेरेसिस लॉसेस जो हैं वो कम होते हैं. तो अगर मेरे को ये चार तरह के एनर्जी लॉस हो गए, मतलब आयरन लॉसेस बिकॉज ऑफ एडी करंट्स, कॉपर लॉसेस बिकॉज ऑफ हीट जनरेटेड इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, hysteresis loss because of continuous magnetization and demagnetization, and flux losses because some of the field lines of primary may not pass through the secondary coil. तो इतने लॉसेस हैं तो एफिशिएंसी कैन नॉट बी 100%. तो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर को मैं कैसे लिखूं? एफिशिएंसी हम किसी चीज की कैसे लिखते थे?
We say it's output power over input power into 100. Output power is हमने वो assume किया था कि ESIS is equals to EPIP, but it's not always same. वो तभी होगा अगर 100% efficiency. So this will be the efficiency of transformer. इसमें देखो कुछ डाउट, हम इसमें सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहे हैं. जो प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, खास करके जो थोड़े बड़े होते हैं, दे हैव ऑयल फिल्ड इन देम. उनके डिफरेंट रीजन होते हैं, हीट ना जनरेट हो, कूलिंग कैसे करनी है. बिकॉज पंजाब में ये भी एक मतलब लोगों का प्रोफेशन हो गया है कि ट्रांसफार्मर में से ऑयल निकाल के बेच देते हैं. सो उससे भी ट्रांसफार्मर के जलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, बट दैट ऑयल इज एक्सपेंसिव. तो पंजाब में वो भी चोरी हो जाता है कि रात के टाइम आपकी लेन की लाइट बंद करेंगे और ट्रांसफार्मर में से ऑयल निकाल के बेच देंगे. इसमें देखो कुछ नहीं आ रहा समझ, तो अदरवाइज उसको लिखते हैं. फिर समझ में, प्रिंसिपल सबको समझ में आ गया. बिकॉज 2-3 चीजें पूछ सकते हैं इसमें, प्रिंसिपल पूछ सकते हैं, कंस्ट्रक्शन एंड थ्योरी पूछ सकते हैं, एनर्जी लॉसेस पूछ सकते हैं, और एफिशिएंसी पे न्यूमेरिकल आ सकता है. क्लियर है सारे पॉइंट सबको? सो यू कैन राइट ट्रांसफॉर्मर. Transformer is a device. Transformer is a device which is used. Transformer is a device which is used to increase or decrease the voltage in an AC circuit. To increase or decrease the voltage in an AC circuit. Principle. It is based on the principle of. It is based on the principle of mutual induction. It is based on the principle of mutual induction. That is, whenever magnetic flux through the primary coil changes, whenever magnetic flux through the primary coil changes, EMF is induced. Whenever magnetic flux through primary coil changes, EMF is induced in the secondary coil. EMF is induced in the secondary coil. Construction, साथ में डायग्राम बना लो कंस्ट्रक्शन में. और जहाँ पे डेल्टा V1 और डेल्टा V2 लिखा है ना, इसको EP और ES लिख देना, डेल्टा V1 और डेल्टा V2 मत लिखना, बिकॉज हमने वो NCERT वाली टर्मिनोलॉजी हो जाएगी हमारी. फिर डेल्टा V1 की जगह राइट EP एंड डेल्टा V2 की जगह ES. So you can write. Sorry. Transformer consists of two coils of insulated copper wire. Two coils of insulated copper wire. The primary coil having number of turns NP, and secondary coil having number of turns NS. They are coaxially wounded over soft iron core
सर लास्ट लाइन रिपीट करना. Two coils of insulated copper wire, the primary coil having number of turns Np and secondary coil having number of turns Ns. The two coils are coaxially wounded over soft iron core. Two coils are coaxially wounded over soft iron core. Which is formed by joining number of thin laminated sheets. Bracket में लिख लो, laminated sheets are used because laminated sheets are used to reduce the eddy currents. Laminated sheets are used to reduce the eddy currents. Input voltage is applied across primary coil and output is obtained across secondary. Input voltage is applied across primary and output is obtained across secondary. Theory and working. As alternating current flows through primary coil, magnetic flux associated with both primary and secondary coil will change. Thus, self-induced EMF is there in primary. And mutually induced EMF in the secondary coil. Self-induced EMF is there in the primary and mutually induced EMF in the secondary coil. If we assume that there is complete flux linkage between primary and secondary coil, then EMF induced across them will be पहले दो स्टेप लिख लो. EP is equal to minus NP, 5P भी हटा दो बेशक, minus NP d5 by dt and minus NS d5 by dt. P हटा सकते हो साथ में because it's not required. So EP is minus NP d5 by dt and ES is minus NS d5 by dt, or ES by EP is equal to NS by NP. NS by NP is called the turns ratio. Or sometimes it is also called transformation ratio. Turns ratio or transformation ratio.
Based on turns ratio, transformers can be of two types. Based on turns ratio, transformers can be of two types. First is step-up transformer. Step-up transformer. In step-up transformer, NS by NP is greater than 1 or ES greater than EP. ES greater than EP. That is, step-up transformer changes low voltage high current into high voltage and low current. Step-up transformer changes low voltage high current into high voltage and low current. Second is step-down transformer. Turns ratio NS by NP is less than 1. Turns ratio NS upon NP is less than 1. Turns ratio NS over NP is less than 1 or ES less than EP. That is, it changes high voltage low current into low voltage and high current. That is, it changes high voltage low current into low voltage and high current. Into low voltage and high current. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो transformers are never 100% energy efficient. Transformers are never 100% energy efficient. And some energy losses are always there. And some energy losses are always there. Thus, efficiency of transformer is the ratio of output power to the input power. Output power to the input power, and percentage efficiency is this percentage efficiency, it's denoted by eta. Percentage efficiency is output over input power into 100. Output over input power into 100. Next, energy losses in transformer. Energy losses in transformer. Energy losses in transformer. First, rate copper losses. Copper losses. Copper losses arise because of heat generated in the primary and secondary coil.
heat generated in the primary and secondary coil due to current flow through them. Due to current flow through them. The power loss I square R can be minimized by using thick copper wires, because thick wires होंगी तो resistance कम हो जाएगी. The energy power loss I square R can be minimized by using thick wires. Next is iron losses. Iron losses. Iron losses arise because of heat generated. Iron losses arise because of heat generated due to eddy currents. Heat generated due to eddy currents in the soft iron core of transformer. Laminated sheets are used to reduce. Laminated sheets are used to reduce eddy current losses. Laminated sheets are used to reduce eddy current losses. Third is flux losses. Flux losses. मेरे को आपका सुना नहीं बेटा, क्या बोला आपने? Laminated sheets are used to reduce the flux losses. Next is flux losses. Some of the magnetic lines of force of primary coil may not pass through the secondary coil. Some of the magnetic lines of force of primary coil may not pass through secondary coil, resulting in flux losses. और फ्लक्स लीकेज भी बोलते हैं इसको, कि लीक कर गया, फ्लक्स लॉसेस और फ्लक्स लीकेज. Coaxial winding is done. Coaxial winding is done to minimize the flux losses. To minimize the flux losses. Next is coaxial winding is done to minimize the flux losses. Some of the magnetic lines of force of primary may not pass through secondary, resulting in flux losses or flux leakage. Coaxial winding is done to minimize the flux losses. Next is hysteresis loss. Hysteresis loss. Hysteresis loss. पहले क्या है इसकी? HYSTERESIS. ये तो पढ़ा आपने मैग्नेटिज्म में, टॉपिक है हिस्टेरेसिस. HYSTERESIS, hysteresis loss. The alternating current. The alternating current in primary and secondary coil results in continuous magnetization and demagnetization of soft iron core.
as hysteresis loop area is small for soft iron, as hysteresis loop area is small for soft iron, therefore energy losses are minimized. सर लास्ट लाइन रिपीट करना. As hysteresis loop area for soft iron core is small, therefore energy losses are minimized. So इसकी थ्योरी थी ट्रांसफार्मर की. नेक्स्ट टाइम करते हैं फिर इसके आगे. सर वो कॉपर लॉसेस का क्या वो प्रिवेंटिव मेजर क्या कॉपर बताया था? लॉसेस के बाद आयरन लॉसेस. नहीं सर वो कैसे मतलब उसको प्रिवेंट करना है कॉपर लॉसेस को, वो क्या था? Thick power loss I square R can be minimized by using thick wires, because thick wires की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी. एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी. तो यहाँ पे हमने -mdi/dt क्यों नहीं शुरू में यूज किया? कौन सा? जैसे जब हमने म्यूचुअल इंडक्शन किया था तो हमने -mdi/dt यूज किया था ना. दो फॉर्मूले होते हैं ना, एक -mdi/dt होता है, इसमें हमें करंट का तो पता नहीं है, तो दूसरा फॉर्मूला जनरल फेराडेज लॉ, तो मैंने फेराडेज लॉ यूज किया बिकॉज वो इसी से आया था, फेराडेज लॉ से, यस सर. कि फाई की वैल्यू mi डाल के. इसमें आपने कहा था ना कि हमने पर यूनिट फ्लक्स सेम लेना है, वो एक बार रिपीट कर तो दो. d∅dt सेम लिया ना. d∅dt इज फ्लक्स पर यूनिट टर्न, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर यूनिट टर्न, तो टर्न्स पे डिपेंड करेगा ना. बिकॉज जब हम phi s को लिखते हैं तो phi s इज ns into phi. phi इज फ्लक्स थ्रू वन टर्न, तो वन टर्न के लिए फ्लक्स सेम है, अदरवाइज तो जितने ज्यादा टर्न्स हैं फ्लक्स उतना ज्यादा हो जाएगा. ओके सर, ठीक है सर. सेव फाइल शेयर कर देना.